खई होगी अब समदा खाना। जैसे मेरा पूरा खानदान खत्म हुआ, ऐसे ही तुम्हारा पूरा खानदान कब्र में जा सोएगा। वो अपनी लाडली बीवी के कान में जहरीले नाग की तरह फुनकारा था। वो कुछ देर कबल ही अपने खानदान के 7 अफराद को कब्र में उतार कर आया था और कातिल इसके अपने साले और ससुर थे, जिन्होंने इज्जत के बदले इसकी नस्ल खत्म करनी चाही थी। अल्लाह का वास्ता ऐसा ना कीजिएगा खान, इनकी मोहब्बत की शादी थी। वो अपने जवान भाई बूढ़े बाप की लाशों समेत अपने 4 साला बेटे को भी कब्र में उतार कर आ रहा था। नहीं खाना, तुम जाओगे इस घर से अब। वो कापी। मैं आपकी मोहब्बत हूँ खान। उन्होंने भाग कर शादी की थी। दुश्मनी इस नहज पर आ गई थी कि खई की नौबत आ गई थी। मोहब्बत थी, मगर अपने जिगर के टुकड़े को कब्र में उतारने के बाद अब तुम सिर्फ मेरे कातलों की बहन बेटी हो। इसके झिंझोड़ कर पीछे धकेलने पर वह सीधी दीवार से जा टकराई थी। ये तैश इस बात की नवीद था कि खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में एक और खून की होली खेले जाने वाली थी। जरिश, चाय ठंडी हो रही है और तुम अभी तक इस खिड़की से बाहर इस सुनसान गली को तक रही हो, जैसे वहां कोई तुम्हारा मुंतजिर हो। हालांकि मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि इस घर की दरो दीवार इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हारे माजी का कोई साया इन्हें फलांग कर अंदर आ सके। तुम मेरी पनाह में हो और पठान की पनाह कब्र तक साथ निभाती है। सालार ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए आईने में जरिश का अक्स देखा, जो अभी तक खिड़की के भारी पर्दे के पीछे छुपकर बाहर गली में झांक रही थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिसने सुबह के इस वक्त को मजीद पुरस्कार बना दिया था। जरिश के चेहरे पर वही खौफ था जो 4 साल पहले इस रात था, जब वो हवेली की ऊंची दीवारें फलांग कर कांटों भरे रास्ते पर नंगे पांव भागती हुई इसके साथ आई थी। इस वक्त भी आसमान ऐसे ही रो रहा था और आज भी बादलों का रंग कुछ ऐसा ही गहरा और उदास था। जरिश ने पलट कर सालार को देखा। इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में नींद की जगह एक अनजाना सा खौफ तैर रहा था। वो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सालार के करीब आई और इसके कोट के कॉलर को दुरुस्त करते हुए धीमी आवाज में बोली, डर लगता है खान। मेरा बाप और भाई वो लोग हैं जो अपनी अना के लिए पूरे शहर को आग लगा सकते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हमने इनसे भागकर गलती की। कहीं मेरी वजह से आपकी हंसती बसती दुनिया वीरान ना हो जाए। कल रात मुझे एक बहुत बुरा ख्वाब आया था। मैंने देखा कि हमारे सहन में हर तरफ खून फैला हुआ है और आप मुझे पुकार रहे हैं, मगर मेरी आवाज नहीं निकल रही। जब से आंख खुली है, दिल डूब रहा है। सालार ने इसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। इसकी हथेलियां ठंडी बर्फ हो रही थी। सालार ने नरमी से इसे सोफे पर बिठाया और इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये वो सालार था जिसके नाम से इलाके के बड़े बड़े बदमाश कांपते थे, मगर अपनी मोहब्बत के सामने वो मोम था। इसने जरिश की आंखों में झांकते हुए कहा, जरिश, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। देखो, हमें यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं। तुम्हारा बाप और भाई अब तक हमें भूल चुके होंगे। वो जानते हैं कि सालार हयात से टकराना आसान नहीं। मेरी दुनिया तुम हो और ये हमारा छोटा सा साजल जो अभी तक बेखबर सो रहा है। जब तक मेरे सीने में सांस है, तुम्हारे खानदान का कोई फर्द तो क्या, इनकी परछाई भी तुम्हें छू नहीं सकती। तुम मेरी गैरत हो और हम अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खून बहाना भी जानते हैं और मोहब्बत निभाना भी। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम अब किसी जागीरदार की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की बीवी हो जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानता है। इसकी मजबूत और पुरयकीन आवाज ने जरिश के दिल में उतरते वसवसों को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और बाहर गिरती बारिश की आवाज आ रही थी। तभी पास वाले कमरे से 4 साला साजिल के रोने की आवाज आई। जरिश चौंक गई और ममता के जज्बे से शर्मसार होकर भागती हुई अंदर गई और थोड़ी ही देर में साजिल को गोद में उठाए बाहर आई। साजिल अपनी छोटी छोटी आंखें मलता हुआ
सालार को देखकर मुस्कुराया और अपनी तोती जबान में बोला, बाबा, आप मुझे आज पार्क लेकर जाएंगे ना? सालार ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में उठा लिया और इसे हवा में उछालते हुए हंसा। बिल्कुल मेरे शेर, आज बाबा जल्दी आएंगे, फिर हम तीनों बाहर जाएंगे, तुम्हारी पसंदीदा जगह पर आइसक्रीम खाने, और तुम्हारी अम्मी को भी साथ ले जाएंगे, जो सुबह सुबह मुंह बसोरे बैठी हैं। साजिल ने जोर से कहका लगाया और ज़रिश भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। घर की फिजा जो कुछ देर पहले खौफ और वसवसों से बोझल थी, अब साजिल की हंसी से महक उठी थी। मगर ज़रिश के दिल के किसी कोने में अभी भी वो खौफ सांप की तरह कुर्नी मारे बैठा था। सालार ने साजिल को वापस ज़रिश की गोद में दिया और अपना बैग उठाते हुए बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दफ्तर में आज कुछ ज़रूरी काम है, शायद वापसी पर थोड़ी देर हो जाए, मगर तुम परेशान मत होना। और हाँ, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद रखना, किसी गैर को अंदर मत आने देना। ज़रिश ने इस बात में सर हिलाया और दरवाजे तक इसे छोड़ने आई। जब सालार ने दहलीज पार की, तो ज़रिश को लगा जैसे इसके जिस्म से रूह निकल रही हो। इसने बेख्तियार पुकारा, खान। सालार पलटा और सवालिया नज़रों से इसे देखा। क्या हुआ ज़रिश, कोई और बात? ज़रिश की ज़बान गुंग हो गई। वो कहना चाहती थी कि आज मत जाएं, आज घर पर ही रहें, मगर वो सालार के काम में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए इसने बात बदलते हुए कहा, बस अपना ख्याल रखिएगा और वापसी पर साजिल के लिए चॉकलेट लेते आइएगा, ये सुबह से जिद कर रहा है। सालार मुस्कुराया, बस इतनी सी बात, फिक्र न करो, मैं ले आऊंगा। अल्लाह हाफिज। सालार गाड़ी में बैठा और गाड़ी गेट से बाहर निकाल ली। जरिश गेट के साथ टेक लगाते इसे जाते हुए देख रही थी, जब तक गाड़ी गली के मोड़ से गायब नहीं हो गई। बारिश तेज हो चुकी थी और ठंडी हवा के झोंके जरिश के दुपट्टे को उड़ा रहे थे। वो अंदर आई और दरवाजा लॉक कर दिया, मगर जैसे ही कुंडी लगाई से दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक का गुमान हुआ। इसे वहम समझकर सर झटक दिया। वो क्या जानती थी कि ये वहम नहीं, बल्कि इसकी तकदीर का लिखा था जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो किचन में आई और बर्तन समेटने लगी, मगर इसके हाथ कांप रहे थे। पनीर हाथ से छूट कर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को देख इसका दिल जोर से धड़का। ये बदशगुनी थी। इसने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दूसरी तरफ सालार अपनी गाड़ी में जा रहा था। इसके जहन में भी जरिश का खौफ घूम रहा था। वो सोच रहा था कि जरिश इतना क्यों डरती है, हालांकि इसने हर तरह से हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। इसका मोबाइल बजा। इसने देखा इसके छोटे भाई हमजा का नंबर था। इसने फोन उठाया। हाँ हमजा, खैरियत तो है, सुबह सुबह कॉल कर ली। दूसरी तरफ से हमजा की आवाज में घबराहट थी। लाला, आप कहाँ हैं? जल्दी घर आए, बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो सीने में दर्द की शिकायत कह रहे हैं। सालार के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे फौरन गाड़ी मोड़ी और अपने आबाई घर की तरफ रवाना हो गया, जो शहर के दूसरे कोने में था। ये एक साजिश थी या हकीकत, वो इस वक्त नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि इसका बूढ़ा बाप तकलीफ में है। वो नहीं जानता था कि ये कॉल इसे इसकी जन्नत से दूर ले जाने के लिए की गई थी। उधर जरिस ने साजिल को नहला धुला कर तैयार कर दिया था और वो खिलौनों से खेल रहा था। अचानक बाहर गली में गाड़ियों की रुकने की आवाज सुनाई दी और फिर गेट पर ऐसी खौफनाक जरब लगी जैसे कोई इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जरिश का दिल हलक में आ गया। वो समझ गई कि जिस तूफान का इसे डर था वो आन पहुंचा है। इसने भागकर साजिल को सीने से लगाया और कमरे का दरवाजा लॉक करने लगी। मगर तभी बाहर से एक जानी पहचानी और खरात आवाज गूंजी, जरिश, दरवाजा खोलो, वरना हम ये घर गिरा देंगे। आज तुम्हारा आशिक तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने बाप को बचाने गया है। तुम यहाँ अकेली हो, निकलो बाहर, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली। ये आवाज इसके सगे भाई दिलावर खान की थी। सर्जिश के कदम वहीं जम गए। खून दगों में मुनजमिद हो गया। 4 साल की खामोशी टूट चुकी थी और इंतकाम की आग अब सब कुछ चलाने के लिए तैयार खड़ी थी। साजिल डर के मारे रोने लगा। मामा, ये कौन लोग हैं? जरिश ने इसके मुंह पर हाथ रखा और इसे अलमारी में पीछे छुपने का इशारा किया।
वो जानती थी आज खई की रात नहीं बल्कि खई का दिन चढ़ा है, जो शाम तक सब कुछ राख कर देगा। बाहर दरवाजा टूटने की आवाज आई और भारी कदमों की धमक इसके दिल पर हथौड़ों की तरह लगने लगी। ये सुकून का आखिरी लम्हा था जो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। खुदा का वास्ता है दिलावर भाई, रुक जाए। ये आपका भांजा है, इसका क्या कसूर है? ये तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता। मेरी जान ले ले, मगर मेरे बच्चे को बख्श दे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, अपनी ही बहन की कोख मत उजाड़े। जरिश ने अपने 4 साला बेटे साजिल को अपनी पुश्त के पीछे छुपाते हुए लरसती हुई आवाज में फरियाद की। इसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। सामने दिलावर खान खड़ा था, जिसकी आंखों में खून उतर आया था और हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल इस बात की गवाही दे रही थी कि आज वो रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने आया है। कमरे का दरवाजा टूट चुका था और बाहर मूसलाधार बारिश की आवाज के साथ बिजली की कड़क ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। दिलावर ने हिकारत से जरिश की तरफ देखा और गरजा, बहन? कौन सी बहन? जिस दिन तुम इस दुश्मन के साथ भाग कर शादी की थी, इस दिन तुम हमारे लिए मर गई थी। हमने 4 साल इंतजार किया ताकि तुम्हारी जड़ें काट सके। आज वो दिन है जब इस खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जिसने हमारी पगड़ी उछाली थी। तुमने समझा था कि हम भूल गए? पठान बदला लेना कभी नहीं भूलता जरिश। साजिल अपनी माँ की कमीज को मुट्ठी में दबाकर सहमा हुआ खड़ा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये मामू है या कोई बला। दिलावर ने कदम आगे बढ़ाया तो जरिश शेरनी की तरह दहाड़ कर आगे आई। नहीं दिलावर, मेरे शौहर घर पर नहीं है। ये नामर्दों वाला वार नहीं। अगर तुम में गैरत होती तो सालार का सामना करते। एक निहत्ती औरत और बच्चे पर बंदूक तानते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दिलावर हंसा, एक बहुत ही भयानक हंसी। सालार? वो तो अब तक अपने बाप और भाई की लाशों पर रो रहा होगा। मेरे आदमी वहां पहुंच चुके हैं। आज हयात खान का पूरा खानदान खत्म होगा जड़ से। और ये बच्चा, ये इसी जड़ का हिस्सा है जिसे मैं बढ़ने नहीं दूंगा। ये सुनकर जरिश के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे सालार की फिक्र लाहक हो गई। क्या वो फोन कॉल एक जाल था या सालार जिंदा है? इन सवालों ने इसे जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। इसी लम्हे दिलावर ने पिस्तौल सीधी की। जरिश ने साजिल के ऊपर झुककर इसे अपने हिसार में ले लिया। वो जानता था कि वो मौत को नहीं रोक सकती थी, मगर ममता आखिरी सांस तक ढाल बनने की कोशिश करती रही। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। साजिद की एक छोटी सी चीख हुई और फिर खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो मौत से ज्यादा गहरी थी। बाहर आसमान ने भी जोर से गरज कर जैसे इस जुल्म पर मातम किया। दूसरी तरफ सालार अपनी गाड़ी को हवा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। इसका दिल डूब रहा था। वो जब बाप के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। गेट खुला हुआ था और अंदर सहन में जो मंजर इसने देखा सालार की रूह तक को घायल कर दिया था। इसका जवान भाई और बूढ़ा बाप खून में लथपथ पड़े थे और इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए लपका था, मगर इनकी सांसें थम चुकी थी। इसके मोबाइल पर नामालूम नंबर से कॉल आई थी और सिर्फ एक जुमला कहा गया था, अब घर जाओ सालार खान, वहां तुम्हारा इस्तेकबाल तुम्हारा बेटा करेगा। ये सुनते ही सालार गाड़ी में बैठा और घर की तरफ भागा। रास्ते में बारिश रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी आंखों के सामने साजिल का मुस्कुराता चेहरा था। वो बार बार स्टेयरिंग पर हाथ मार रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी जरिश को बचा ले। मुझसे मेरी जान ले ले, मगर इन्हें कुछ ना हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही क्यों? इसका दिमाग माउफ हो चुका था। गाड़ी के वाइप्स तेजी से चल रहे थे, मगर इसकी आंखों की धुन साफ नहीं हो रही थी। जब वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर का मेन गेट खुला हुआ था, वही गेट जिसे वो कुछ घंटा पहले बंद कर गया था और जरिश को ताकीद की थी कि किसी के लिए मत खोलना। वो गाड़ी से उतरा और लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। बारिश का पानी सहन में जमा हो चुका था और इस पानी का रंग कीचड़ वाला नहीं बल्कि सुर्ख माइली था। सालार ने जरिश सालार पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की साई साई थी।
वो बरामदे से होता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ दरवाजा अपनी चौखट से उखड़ा पड़ा था। इसने अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका कलेजा निकाल लिया हो। सामने जमीन पर जरिश बेहोश पड़ी थी। इसका सफेद सूट जगह जगह से सुर्ख हो चुका था। इसके थोड़े ही फासलों पर वो छोटा सा खिलौना पड़ा था जो साजिल को सबसे ज्यादा अजीज था। सालार की नजरें इधर उधर भटकी और फिर कोने में पड़ी एक छोटी से बेजान वजूद पर जम गई। वो साजिल था। सालार की हलक से एक ऐसी चीख निकलने की कोशिश में थी जो ना निकल सकी। वो वहीं चौखट पर घुटनों के बल गिर गया। इसके हाथ लरस रहे थे। वो आगे बढ़ना चाहता था मगर इसके जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। ये वो मंजर था जिसने एक लम्हे के लिए सालार हयात को जीती जागती लाश बना दिया था। इसके कानों में दिलावर के अल्फाज नहीं बल्कि अपनी ही वो यकीन दहानी गूंज रही थी जो इसने सुबह नाश्ते पर जरिश को कराई थी कि तुम मेरी पनाह में हो। आज वो पनाह गाह उजड़ चुकी थी। दीवारें गिर चुकी थी और पठान का वादा टूट चुका था। कमरे में फैली हुई मौत की बू और बाहर बरसती बारिश ने मिलकर एक ऐसा सौगवार समा बना दिया था जिसमें उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। सालार ने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुपाया और जमीन पर सर रख दिया। यह खामोशी तूफान के बाद की नहीं थी बल्कि ये वो खामोशी थी जिसे एक नए और खौफनाक तूफान ने जन्म लेना था। उठाओ सलार खान, ये बंदूक तुम्हारे बाप और भाई के खून का कर्ज है। अगर आज तुमने ये ना उठाई तो ये मिट्टी भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। देखो, तुम्हारे 4 साला बेटे की कब्र अभी गीली है कि तुम्हारा खून नहीं खौलता। गांव के एक बुजुर्ग ने सालार के सामने बंदूक लहराते हुए कहा। कब्रिस्तान में सैकड़ों लोगों का मजमा था मगर खामोशी ऐसी थी कि बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज भी हथौड़े की तरह लग रही थी। सालार 3 ताजा कब्रों के सामने खड़ा था। इसका लिबास कीचड़ से अटा हुआ था और आंखें अंगारा टहक रही थी मगर इनमें आंसू नहीं थे। वो बदतर हो चुका था। इसे अभी अभी अपनी दुनिया को मनुमट्टी तले दफन किया था। बाप और भाई का जनाजा भारी था मगर इस 4 साला साजिद का छोटा सा जनाजा इसकी कमर तोड़ गया था जिसे वो कल तक हवा में उछालता था। लोगों की नजरें इस पर जमी थी। वो मुंतजिर थे कि कब शेर दहाड़ेगा और कब इंतकाम का ऐलान होगा। सालार ने कांपते हाथों से इस बंदूक को देखा जो बुजुर्ग इसकी तरफ बढ़ा रहे थे। ये लोहा इसके लिए अजनबी नहीं था मगर आज से ये दुनिया का सबसे हकीर टुकड़ा लग रहा था। इसके जहन में साजन की वो हंसी गूंजी जो कल सुबह नाश्ते की मेज पर बिखरी थी। फिर इसके जहन में दिलावर का वो कह कहा गूंजा जो इसने फोन पर सुना था। गुस्से की एक लहर इसके अंदर उठी। इसने बंदूक की नाली को मुट्ठी में भींचा। बचपन का सांस रुक गया। सबको लगा अब फैसला हो गया, अब खून बहेगा। अगले ही लम्हे सालार ने बंदूक बुजुर्ग के कदमों में फेंक दी और धीमी मगर सपाट आवाज में कहा, नहीं चचा, कब्रें मैंने भरी हैं, अब वो कब्रें नहीं भरूंगा। अब और कब्रें नहीं भरूंगा। अगर मैंने भी बंदूक उठा ली तो मुझ में और इन जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। मेरा बेटा मर चुका है। मैं किसी और के बेटे को यतीम करके अपने बेटे की रूह को तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा बदला अल्लाह लेगा या कानून। बंदूक नहीं। ये कहकर वो बुढ़ा और लंबे लंबे डंग भरता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। पीछे लोग इसे हैरत और गुस्से से देखते रह गए। कुछ ने इसे बुज़दिल कहा, कुछ ने गैरत का ताना दिया, मगर वो बहरा हो चुका था। वो सीधा अपने उजड़े हुए घर पहुंचा, जहां मौत का सा सन्नाटा था। दीवारों पर अब भी साजिद की तस्वीर लगी थी, जो इसे मुंह चढ़ा रही थी। वो अपने बेडरूम के दरवाजे पर रुक गया। अंदर जरिश फर्श पर बैठी थी, घुटनों में सर दिए बिल्कुल साकत, जैसे इसके अंदर की रूह भी साजिद के साथ दफन हो गई हो। वो जिंदा थी मगर इसके जीने की वजह छीन ली गई थी। सालार ने इसे देखा। इसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर इसे गले लगा ले, इसे बताए कि वो अकेली नहीं है, मगर इसके कदमों की में जंजीरें पड़ गईं। वो जरिश के पास जाने के बजाय वही चौखट पर बैठ गया और दीवार से सर टिका दिया। दोनों एक ही कमरे में थे, एक ही दर्द के मारे हुए, मगर इनके दरमियान खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे अबूर करना अब शायद नामुमकिन था। सालार की आंखें खुश थीं मगर अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो चीखों पुकार से ज्यादा खतरनाक था।
یہ صبر نہیں تھا، یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے دھماکے سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ زرش کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا وہ کبھی اس عورت کے چہرے میں دوبارہ دیکھ پائے گا جس کے خاندان نے اس سے اس کی پوری کائنات چھین لی تھی۔ نفرت اور محبت کی اس جنگ میں آج محبت ہار رہی تھی اور سالار حیات اپنی ہی انا کی آنکھ میں چل رہا تھا۔ کئی ہفتے بیت گئے، وقت نے زخم نہ بھرے مگر سالار کی خاموشی اب پتھر بن کر گھر پر مسلط تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی ایک مدھم سی لکیر سالار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر زرش کھڑی تھی، بالکل خاموش، جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہو۔ اس کی آنکھیں سالار پر جمی تھی، جن میں شکوہ تھا نہ شکایت، بس ایک ویرانی تھی۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں بھج گیا۔ یہ وہی زرش تھی جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ دنیا سے لڑ گیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سالار نے آنکھیں بند کر دی اور ذہن کے پردے پر وہ منظر ابھرا جب 4 سال پہلے اسی طرح کی ایک طوفانی رات میں حویلی کی پچھلی دیوار بہت اونچی تھی اور زرعی اوپر کھڑی کانپ رہی تھی۔ بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ نیچے کھڑے سالار نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں پکارا، چھلانگ لگا تو زرش، ڈرو مت، میں ہوں نا، تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ زرش نے ڈرتے ڈرتے نیچے دیکھا اور رونی آواز میں کہا، خار، اگر میں گر گئی تو، اگر بھائی دلاور جاگ گئے تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سالار کی آنکھوں میں جنون تھا، اسے بارش میں بھیگتے ہوئے مسکرا کر کہا، جب تک سالار زندہ ہے دلاور کی گولی تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ میرا ہاتھ تھام لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ دیوار کیا چیز ہے، میں تمہارے لیے موت کی دیوار بھی گرا دوں گا۔ اس کے لہجے کی سچائی نے زرش کو حوصلہ دیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھی سالار کے بازو میں آ گئی، دونوں لڑکھڑائے مگر گرے نہیں۔ سالار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت زرش کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اس نے سالار کی قمیص کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا جیسے وہ اس کی واحد پناہ ہو۔ سالار نے اس کے بھیگے ہوئے بالوں سے پانی چھٹکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ آج کے بعد تم صرف میری ہو، اس حویلی کا کوئی قانون تم پر لاگو نہیں ہوگا۔ چلو، اب نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندھیرے میں بھاگتے رہے۔ پچھلی حویلی کے کتوں میں بھونکنے کی آوازیں تھیں مگر انہیں پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس محبت کی طاقت تھی۔ سالار نے گاڑی اسٹارٹ کی اور زرش کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ فتح کی تھی، محبت کی تھی۔ سالار نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ حال کا اندھیرا ماضی کی اس چاندنی رات کو نکل چکا تھا۔ وہ وعدہ جو اس نے بارش میں کیا تھا کہ تمہیں گرنے نہیں دوں گا، آج کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا۔ اس نے زرش کو گرنے سے تو بچا لیا تھا مگر اس کی کوکھ نہ بچا سکا۔ وہ چھوٹا سا ساحل جسے وہ اپنی جان کہتا تھا، آج اسی دلاور کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا، جس کا خوف اس رات زرش کی آنکھوں میں تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے زرش کو تھاما تھا مگر آج یہ ہاتھ خالی تھے، اس میں نہ بندوق تھی اور نہ ہی بیٹے کی انگلیاں۔ زرش ابھی دروازے پر کھڑی تھی، خاموش اور بے حس۔ وہ ہے حرکت سالار کو لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ خان، تم نے وعدہ توڑا ہے، تم میری ڈھال نہیں بن سکے۔ اس خاموشی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ سالار کو اپنے کانوں میں سیٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ وہ اٹھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ آج اس کے پاس اپنی محبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک طویل مہینہ بیت گیا، زرش سسکیاں بھرنا بھول گئی مگر سالار کی پراسرار مصروفیات اور خاموشی میں کمی نہ آئی۔ زرش، دلدار بنتے دلدار خان، کیا آپ کو سالار حیات ولد حیات خان کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری اور سنجیدہ آواز چھوٹی سی مسجد کے حال میں گونجی۔ باہر بارش تھم چکی تھی مگر زرش کے دل کی دھڑکن طوفان کی طرح شور مچا رہی تھی۔
इसे सहमे हुए अंदाज में अपनी बगल में बैठी हुई गवाह औरत को देखा और फिर सफेद चादर ओढ़े बैठे सालार को, जिसकी पीठ इसकी तरफ थी। वो जानती थी कि इसकी एक हाँ के बाद इसके सर से बाप की चादर हमेशा के लिए हट जाएगी और वो एक ऐसे रास्ते की मुसाफिर बन जाएगी जहां वापसी का कोई निशान नहीं। इसके होंठ कपकपाए, हलक खुश्क हो गया। सालार ने शायद इसकी हिचकिचाहट महसूस कर ली थी। इससे गर्दन जरा सी मोड़ी नहीं, मगर इसके कंधे तन गए, जैसे वो इसे यकीन दिला रहा हो कि मैं हूं ना। जरिश ने आंखें बंद की और एक आंसू इसके रुखसार पर लड़क गया। फिर धीमी मगर पुख्ता आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये तीन अल्फाज नहीं थे, बल्कि इसने अपनी पूरी कायनात सालार के कदमों में रख दी थी। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिजा में आमीन की गूंज के साथ ही वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। निकाह के बाद जब वो दोनों मस्जिद की सीढ़ियों पर तन्हा बैठे थे, तो सालार ने जरिश का हाथ अपने मसरूर हाथों में थामा और इसकी आंखों में देखते हुए कहा था, जरिश, आज से तुम जरिश सरलार नहीं, जरिश सालार हो। वो पुरानी शनाख्त, वो खौफ, वो दिलावर का डर, सब इस मस्जिद की दहलीज पर छोड़ दो। मैं रब को गवाह बना कर वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में कभी नमी नहीं आने दूंगा। तुम्हारा खानदान अब मेरा खानदान है, मगर वो लोग जिन्होंने तुम्हारा जीना हराम किया था, अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि अब तुम सालार हयात की इज्जत हो और पठान अपनी इज्जत की हिफाजत जान दे कर भी करता है। जरीश ने इसके कंधों पर सर रख दिया था। इसे लगा था जैसे दुनिया का सबसे महफूज हिस्सा इसे मिल गया हो। वो इस रात बहुत खुश थी, इतनी खुश कि इसे मौत का भी डर नहीं था। सालार ने जोर से कुर्सी के हत्थे पर मुक्का मारा। लकड़ी की खड़क आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। वो हाल में वापस आ चुका था। मस्जिद की वो मुकद्दस फिजा और सुहाने ख्वाब अपराख का ढेर बन चुके थे। वो इसी कमरे में था जहाँ कुछ देर पहले तक इसका बेटा खेला करता था। आज वहाँ मौत का रक्स था। सालार ने सामने देखा, जरिश वहीं सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस निकाह वाली रात बैठी थी, मगर आज इसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि वहशत थी। वो सालार को देख रही थी, जैसे भीख मांग रही हो कि मुझसे बात करो, मुझे मार लो, मगर यूं अजनबी ना बनो। सालार की नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। ये वही चेहरा था जिसने इससे इश्क किया था, मगर आज इस चेहरे में इसे दिलावर की झलक दिखाई दे रही थी। वही दिलावर जिसने इसके मासूम साजिल के सीने में गोलियां उतारी थी। साजिल के अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी जो जरिश के आंसू पोंछना चाहती थी, और दूसरी तरफ इसकी अना और इंतकाम की आग थी जो इसे याद दिला रही थी कि ये इस कातिल की बहन है जिसने तुम्हारी नस्ल खत्म कर दी। वो सोच रहा था कि मैंने तो वादा किया था कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मगर जरिश, तुम्हारे खून ने, तुम्हारे भाई ने मेरी हिफाजत का ये सिला दिया कि मेरे घर के जनाजे उठवा दिए। तुम जीत गई जरिश और मैं हार गया। मैं अपनी मोहब्बत बचाकर भी सब कुछ हार गया। इसके दिल में एक ऐसा लावा पक रहा था जो अब फटने के लिए तैयार था। कमरे की घुटन बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर लगी घड़ी की हर टिक टिक सालार के आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। इसे लग रहा था कि अब भी वो खामोश रहा तो पागल हो जाएगा। ये लम्हा था जब सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था, और तूफान जो कई दिनों से इसके सीने में कैद था अब बाहर आने के लिए मचल रहा था। कमरे में छाई हुई मौत जैसी खामोशी आखिरकार जरिश की सिसकियों से टूटी। वो जो कई घंटों से दरवाजे पर खड़ी थी, हिम्मत करके सालार के करीब आई और इसके बाजू को थामते हुए बोली, खाना, खुदा की नहीं, कुछ तो बोले। आपकी ये खामोशी मुझे मार रही है। मुझ पर चीख ले, गालियां दे ले, मेरा गला दबा दे, मगर यूं अजनबी बनकर मुझे सजा मत दे। मैं आपकी ज़रिश हूँ खान। सालार ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और ऐसे पलटा जैसे इसके लम्स से इसे करंट लगा हो। इसने ज़रिश की आंखों में आंखें डालकर कहा, कौन ज़रिश? वो ज़रिश जो दिलावर खान की बहन है, या वो ज़रिश जिसके खानदान ने मेरे 4 साल के बेटे के सीने में गोलियां उतारी हैं? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की, तुम्हारे हाथों से मुझे अपने बेटे के खून की बू आती है। ज़रिश तरफ उठी, इसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए।
मेरा क्या कसूर है खान? मैंने तो आपकी खातिर अपना खानदान छोड़ दिया था। मैं तो खुद इस जुल्म की मारी हुई हूँ। क्या साजिल सिर्फ आपका बेटा था? वो मेरा भी तो जिगर का टुकड़ा था। मैं भी तो इसकी माँ हूँ। मत लो मेरे बेटे का नाम अपनी ज़बान से। सालार दहाड़ा। इसकी आवाज़ में इतनी गरज थी कि ज़रा सहम कर पीछे हट गई। एक कातिल की बहन को कोई हक नहीं है कि वो मेरे मकतूल बेटे का नाम ले। तुम पूछती हो तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हारी रगों में इसी सांप का खून दौड़ रहा है जिसने मेरी नस्ल खत्म कर दी, और मैं इस गंदे खून को अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरिश ने आगे बढ़कर इसके कदम पकड़ लिए। ऐसे मत कहें खान, मैं आपकी मोहब्बत हूँ। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आपने वादा किया था कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। सालार ने तल्खी से कहका लगाया, एक ऐसा कहका जिसमें सिर्फ दर्द था। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत सरिश? वो मोहब्बत तो इसी वक्त दम तोड़ गई थी जब मैंने अपने बूढ़े बाप और जवान भाई की लाशें उठाई थी, और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मैंने अपने फूल जैसे बच्चे को कफन में लिपटाया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत है। इतनी नफरत कि मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। इसने झुककर ज़रिश को बाजुओं से पकड़ा और इसे झिंझोड़ते हुए दीवार के साथ लगा दिया। इसके लहजे में अब सिर्फ ज़हर था। खई होगी अब ज़मदा खाना, सुन लो कान खोल कर। जैसे मेरा पूरा खानदान खत्म हुआ, ऐसे ही तुम्हारा पूरा खानदान कब्र में जा सोएगा। मैं इनकी नस्लें मिटा दूंगा ज़रिश। इसकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी किसी को। वो भीख मांगेंगे मौत की, मगर मैं इन्हें मौत नहीं दूंगा। ज़रिश का रंग फक हो गया। इसे काँपते हुए कहा, अल्लाह का वास्ता है खान, ऐसा ना कीजिएगा। वो ज़ालिम सही, मेरा मगर खून तो है। खून? सालार ने दाँत पीस कर कहा, इसी खून की तो जंग है सारी। आज के बाद तुम सिर्फ दिलावर की बहन हो, मेरी कुछ नहीं लगती। नहीं खाना, तुम जाओगी इस घर से अब, अभी और इसी वक्त निकल जाओ, मेरी नज़रों के सामने से। ज़रिश ने इसका गिरेबान थाम लिया। इसकी आंखों में वहशत उतर आई। मुझे मत निकाले खान, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं इस दहलीज से बाहर गई तो दिलावर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मुझे वनी कर देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे की माँ को वो दरिंदे नोच खाएं? सालार ने इसे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। मुझे परवाह नहीं, जाओ और मरो इनके हाथों, शायद यही इंसाफ हो। ज़रिश गिरते-गिरते संभली और चीख कर बोली, ठीक है, निकाल दे मुझे, मगर याद रखिएगा सालार खान, जब वो मुझे मार देंगे तो कल कयामत के दिन साजिल आपसे पूछेगा कि बाबा, आपने मेरी माँ को कातिलों के हवाले क्यों किया था? क्या आपकी गैरत गवारा करेगी? क्या आपकी बीवी की लाश सड़कों पर रुलती फिरे? ये जुमला सालार के कदमों में जंजीर बन गया। वो जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था एकदम रुक गया। इसकी मुट्ठियां भिज गईं। कमरे में सिर्फ इन दोनों की तेज सांसों की आवाज थी। सालार ने बिना मुड़े सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरे बेटे का वास्ता देकर मेरे हाथ बांध दिए हैं ज़रिश, वरना तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल देता। ज़रिश ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी पुश्त को देखा, तो क्या आप मुझे नहीं निकालेंगे? सालार घुमा। इसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सर्द मेहरी थी। नहीं, तुम यहाँ रहोगी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी इज्जत को कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। लेकिन कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम मेरे लिए एक जिंदा लाश हो। इस घर में रहोगी मगर एक साया बनकर। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा ताकि तुम इन दरिंदों से बची रहो, ताकि लेकिन मैं तुम्हें कभी बीवी का दर्जा भी नहीं दूंगा। ये तुम्हारी सजा है कि तुम हर रोज मुझे देखोगी और हर रोज मरोगी। अब जाओ इस कमरे में और खुद को बंद कर लो। खबरदार जो मुझे अपनी शक्ल दिखाई। जरिश ने रोते हुए कहा, ये तो मौत से बदतर सजा है खान। सालार ने कमरे से निकलते हुए आखिरी जुमला कहा, तुम्हारे भाई ने जो सजा मुझे दी है ये इसके सामने कुछ भी नहीं है ज़रिश, कुछ भी नहीं है।
سالار دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور زرش وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی جان بچ گئی تھی، مگر اس کا مان، اس کی محبت اور اس کی زندگی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اگلے 2 مہینے سالار کے گھر میں موت کا سا سکون رہا تھا۔ آخر کار یہ طویل دکھ بھری راتیں بیت گئیں اور سالار کی نفرت اب ایک خاموش طوفان بن کر دلاور کی بستی جلانے کو تیار تھی۔ زرش نے خود کو چھوٹے سے مہمان خانے تک محدود کر لیا تھا، جسے سالار نے اس کی قحط کا مقرر کیا تھا۔ وہ سارا دن چائے نماز پر بیٹھی رہتی یا کھڑکی سے آسمان کو تکتی رہتی۔ سالار صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرسرایت تھی۔ وہ نہ تو روتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ گاؤں والے باتیں بنانے لگے تھے کہ سالار خان کی غیرت مر گئی ہے، باپ بھائی اور بیٹے کا خون رائے گیا اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ خاموش پانی کتنا گہرا ہوتا ہے، اور جب وہ کناروں سے باہر آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اب کی صبح کچھ الگ تھی۔ سالار نے سفید کلف لگا سوٹ پہنا، کندھے پر چادر ڈالی اور سیدھا اپنے ڈیرے کے بجائے شہر کے بڑے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہاں اس کا پرانا دوست اور اس کے علاقے کا نیا DPO شہریار اس کا منتظر تھا۔ شہریار نے سالار کو دیکھتے ہی کرسی چھوڑ دی اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، مگر سالار کے بازو ڈھیلے رہے۔ اس نے رسمیت ایک سلے کے بعد شہریار کی میز پر ایک بھاری فائل رکھ دی۔ شہریار نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور فائل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا ہے سالار؟ میں نے سنا ہے تم نے دلاور کے خلاف FIR تک نہیں کٹوائی۔ پورا شہر حیران ہے کہ سالار حیات نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سالار نے تلخی سے مسکرا کر کرسی پر ٹیک لگائی اور شہریار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہتھیار کمزور لوگ اٹھاتے ہیں شہریار، طاقتور لوگ قلم اور دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ دلاور اور اس کے باپ نے میرے گھر میں صفائے ماتم بچھائی ہے، میں ان کے گھر میں ایسی صف بچھاؤں گا جو کبھی نہیں سمٹے گی۔ اس فائل کو کھولو۔ شہریار نے فائل کھولی۔ اندر کاغذات، تصاویر اور بینک سٹیٹمنٹ کا ایک انبار تھا۔ جیسے جیسے وہ پلٹتا گیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے گئے۔ یہ دلاور خان کے پورے کالے کاروبار کا کچا چھٹا تھا۔ اسلحہ اسمگلنگ، زمینوں پر قبضے اور حوالہ منڈی کا کاروبار، سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سب تم نے کیسے اکٹھا کیا سالار؟ یہ تو وہ ثبوت ہیں جو ہماری پوری فوج سالوں میں نہیں ڈھونڈ سکی، شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ میں پچھلے 2 ماہ سے سویا نہیں ہوں شہریار۔ میں نے اپنے باپ کی زمینیں بیچ دی، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، صرف یہ کاغذات حاصل کرنے کے لیے۔ میں چاہتا تو اسی رات دلاور کے سینے میں گولی اتار دیتا، مگر پھر وہ شہید بن جاتا اور میں قاتل۔ اس کا بیٹا کل کو اٹھتا اور مجھ سے بدلہ لیتا۔ یہ خون کا کھیل کبھی ختم نہ ہوتا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کی نسل نہیں مٹاؤں گا، بلکہ ان کا غرور مٹاؤں گا۔ میں انہیں ایسی موت ماروں گا کہ وہ ہر روز سینے کی بھیک مانگیں گے۔ شہریار نے گہری سانس لی اور انٹرکام کا بٹن دبا کر حکم دیا، ایگل اسکاؤٹ تیار کرو، ابھی اور اسی وقت۔ پھر اس نے سالار کی طرف دیکھ کر کہا، آج تم نے میرا کام آسان کر دیا دوست۔ آج دلاور خان کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگا۔ ادھر دلاور اپنی حویلی میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور اپنے منشیوں کے ساتھ کہے لگا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سالار ڈر گیا ہے۔ تبھی باہر گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونجی۔ اتنی زیادہ پولیس وینس دیکھ کر حویلی کے محافظوں کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ دلاور ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ پولیس کا بھاری دستہ حویلی کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ دلاور نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شہریار کی بندوقوں کا دہانہ اس کے ماتھے پر تھا۔ اسے اور اس کے بوڑھے باپ کو ہتکڑیاں لگائی گئیں۔ وہ چیخ رہا تھا، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں اس علاقے کا سردار ہوں۔ مگر آج قانون کی گرفت مضبوط تھی۔ میڈیا کے وینس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ دلاور اور اس کے باپ کو جب گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا تو سالار بھی وہاں موجود تھا۔ بھیڑیے کے پیچھے خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دلاور کی نظر جیسے ہی سالار پر پڑی وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ سالار دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ دلاور نے گھرا کر کہا، یہ نامرد
बार है सालार, अगर मर्द होता तो बंदूक उठाता। सालार ने दिलावर की आंखों में आंखें डाली और इंतहाई सख्त लहजे में कहा, बंदूक उठाता तो तुम्हारी तकलीफ एक लम्हे में खत्म हो जाती दिलावर। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता। देखो अपने हाथों में ये हथकड़ियां, देखो अपनी हवेली को जिस पर अब सरकारी मोहर लग रही है। तुम्हारी सारी जायदाद जब्त हो चुकी है, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स मुनजम्मिद है, तुम अब खाक हो चुके हो। मैंने कहा था ना खई होगी, ये है खई। अब जेल की कॉल कोठरी में सड़ना और हर लम्हे याद करना कि तुमने सालार हयात के बेटे का खून बहाया था। दिलावर ने कुछ कहना चाहा मगर पुलिस वाले ने इसे धक्का देकर वैन में बिठा दिया। सालार ने वहीं खड़े होकर लंबी सांस ली। बारिश की एक बूंद इसके चेहरे पर गिरी। शायद आसमान भी आज इस इंसाफ पर खुश था। वो पलटा तो इसका फोन बजा। ये जरिश का नंबर था। सालार ने फोन काट दिया और गाड़ी में बैठ गया। इसका बदला पूरा हो चुका था मगर दिल का बोझ अब भी वैसा ही था, क्योंकि बदला दुश्मन को तबाह तो कर सकता था मगर अपनों को वापस नहीं ला सकता था। रात का पिछला पहर था। शहर में चलने वाली हवाएं दिलावर खान की गिरफ्तारी की खबर से गर्म थी, मगर सालार हयात के घर में सर्द महरी का राज था। सालार जब घर में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर फतह का नहीं बल्कि थकन का रंग था। वो थकन जो सफर की नहीं बल्कि इंतकाम के बोझ की थी। वो सीधा अपने कमरे में आया जहां जरीफ जमीन पर बिछे कालीन पर बैठी थी। इसके सामने खुला हुआ सूटकेस था जिसमें वो अपने और साजिल के बचे कुचे कपड़े रख रही थी। सालार इसे देखकर ठटक गया। वो दरवाजे की चौखट पर रुक गया और काफी देर तक इसे खामोशी से देखता रहा, जो बिना सर उठाए कपड़े तय कर रही थी। ये क्या तमाशा है जरिश? सालार की आवाज भारी थी, इसमें गुस्सा कम और हैरत ज्यादा थी। जरिश ने हाथ रोक लिए मगर सर नहीं उठाया। इसने सपाट लहजे में जवाब दिया, तमाशा तो खत्म हो गया खान। मैंने अभी टीवी पर देखा, दिलावर और बाबा को हथकड़ियां लग चुकी हैं। इनकी हवेली पर सरकारी मोहर लग गई है। पूरे शहर में सालार हयात की खई के चर्चे हैं। आप जीत गए, दुश्मन मिट्टी में मिल गया। तो अब मेरा यहाँ क्या काम? सालार चलता हुआ कमरे के वसत में आया और इसके सामने खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें जाने का नहीं कहा, मगर रुकने की कोई वजह भी तो नहीं छोड़ी। जरिश ने अब सर उठाया। इसकी आंखें खुश थीं मगर इनमें वीरानी इतनी थी कि सालार को अपना अक्स धुंधला दिखाई देने लगा। वो खड़ी हुई और सालार की आंखों में आंखें डाल कर बोली, आपने कहा था कि मैं इस घर में एक जिंदा लाश हूँ, एक सजा हूँ। अब जब मुजरिमों को इनके किए की सजा मिल गई है तो फिर इस सजा को भी खत्म हो जाना चाहिए ना। मेरा बाप और भाई जेल में है, इनका गुरूर टूट चुका है, आपका कलेजा ठंडा हो गया होगा। तो अब मुझे आज़ाद कर दें, मुझे जाने दें, ताकि मैं कहीं दूर जाकर अपने बेटे का शोक मना सकूं। सालार ने तल्खी से मुस्कुराकर रुख मोड़ा और दीवार पर लगी साजिल की तस्वीर को देखने लगा। कलेजा ठंडा हो गया? तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? जाओ जाकर पूछो शहरियार से, जब पुलिस दिलावर को घसीट रही थी तो मैं वहां खड़ा था। मैं हंसना चाहता था जरिश, मैं चाहता था कि मैं कहका लगाऊं और इसे बताऊं कि देखो मैंने तुम्हारी नस्ल कैसे बर्बाद की, मगर मेरे हलक से आवाज नहीं निकली। मुझे वहां दिलावर की शिकस्त नहीं बल्कि अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। मैं जीत कर भी खाली हाथ था, क्योंकि आपने वही किया जो इन्होंने किया था। जरीश के लहजे में काट थी। दिलावर ने बंदूक से घर उजाड़ा, आपने कानून से घर उजाड़ दिया। तरीका अलग था मगर नीयत तो बर्बादी ही थी ना। आपने इनकी ईंट से ईंट बचा दी, मगर क्या इस मलबे के नीचे से मेरा साजन वापस मिल गया आपको? सलार तेजी से पलटा और जरीश के कंधे थाम लिए। इसकी गिरफ्त सख्त थी मगर इसमें तशद्दुद नहीं था। मुझे दिलावर से मत मिलाओ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ इंसाफ लिया है। कुछ गलत किया है मैंने? बताओ मुझे, क्या मैं इसे छोड़ देता? क्या मैं इसे और इसके बाप को आज़ाद छोड़ देता कि वो मजीद माओं की गोदे उजाड़े? आपने इंसाफ लिया खान, मगर इस इंसाफ की कीमत हम दोनों ने अदा की है। जरिश ने इसके हाथों को अपने कंधों से हटाया नहीं बल्कि इन पर अपने हाथ रख दिए। देखें अपनी हालत, पिछले 6 माह में आपने आईने में खुद को देखा है। आपका बेटा मर गया और आप इसके गम को महसूस करने के बजाय
नफ़रत की आँख में जलते रहे। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं भी तो इसकी माँ थी, मेरी कोख भी तो खाली हुई थी। मगर आपको लगा कि शायद मैं अपने भाई की शरीके जुर्म हूँ। आपने बदला ले लिया, मुबारक हो। मगर इस खई ने हमारे दरमियान जो खलिज खोदी है, इसे कौन भरेगा? सालार की आंखों में सुर्खी मद्दम बढ़ने लगी। इससे के कंधे ढलक गए। वो जो बाहर एक शेर की तरह दिलावर के सामने खड़ा था, अब अपने घर में एक हारे हुए शख्स की तरह लग रहा था। वो लड़खड़ाया और वहीं फर्श पर बैठ गया। इससे दोनों हाथों में अपना सर छुपा लिया। मैं थक गया हूँ ज़रिश, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लग रहा था कि दिलावर के जेल जाने से ये बोझ उतर जाएगा, मगर ये बोझ तो और बढ़ गया है। मुझे साजिल की याद आ रही है, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने सब कुछ पा लिया, मगर सुकून खो दिया। कमरे में सिर्फ सालार की भारी सांसों की आवाज़ थी। ज़रिश ने अपना बैग वहीं छोड़ दिया और सालार के बराबर बैठ गई। इसने जुर्रत करके सालार के सर पर हाथ रखा, वही हाथ जिसे कुछ माह पहले सालार ने झटक दिया था। मगर आज सालार ने इसे नहीं रोका। सुकून बदले में नहीं होता खान, सुकून कबूल करने में होता है। ज़रिश ने नरमी से कहा, हमने जो खोया है वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। चाहे हम पूरी दुनिया को आग लगा दें, साजिल वापस नहीं आएगा। लेकिन हम जिंदा हैं, हमें जिंदा रहना है। एक दूसरे के लिए नहीं तो इस याद के लिए जो हमने दोनों के दरमियान मुश्तरका है। सालार ने सर उठाया, इसकी आंखों में नमी थी। इसने ज़रिश का हाथ थाम लिया। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया ज़रिश, मैं नफ़रत में अंधा हो गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती तो ये साजिल के खून से गद्दारी होगी। मैं भूल गया था कि तुम दिलावर की बहन बाद में हो, मेरी बीवी और साजिल की माँ पहले हो। और मैं भूल गई थी कि आप एक बाप हैं जिसका जवान बेटा छीन लिया गया है। ज़रिश की आवाज़ रुन गई। हम दोनों अपने दुख में इतने मगन थे कि हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। खान, दिलावर को सज़ा मिल गई, अब हमें खुद को माफ़ करना होगा। अगर हमने अब भी एक दूसरे को ना अपनाया तो दिलावर जेल में बैठकर भी जीत जाएगा। वो खुश होगा कि इसने सालार हयात का घर तोड़ दिया। सालार ने ज़रिश के हाथ को चूमा और इसे अपने सीने से लगा लिया। ये 6 माह बाद पहला लम्स था जिसमें नफ़रत की तलख़ी नहीं बल्कि दुःख की साँझ थी। इसने ज़रिश के कान में सरगोशी की। दिलावर नहीं जीता ज़रिश और ना ही हम हारे हैं। वो सूटकेस वापस रख दो। आज के बाद इस घर में कहीं जाने की बात नहीं होगी। हम रोएँगे, हम तड़पेंगे, मगर हम साथ रहेंगे। ये ख़ई जो हमारे दरमियान आ गई थी, इसे भरने में शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए, मगर हम कोशिश करेंगे। तो क्या आप अब ठीक हो जाएँगे? सरिश ने इसके कंधे पर सर रख दिया। सालान ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ रात का अंधेरा छट रहा था और फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी। ठीक तो शायद हम कभी ना हों ज़रिश। ज़ख्म भर भी जाए तो निशान रह जाते हैं। मगर हाँ, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ जीऊंगा तुम्हारे साथ। दोनों वहीं फर्श पर बैठे रहे। बाहर बारिश का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था, जो पिछली बारिशों से मुख्तलिफ था। ये बारिश होने वाली थी, मिटाने वाली थी। कहानी का ड्रॉप सीन हो चुका था, पर्दा गिर चुका था और स्टेज पर सिर्फ 2 किरदार बाकी थे, जिन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हार कर भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। खत्म शुद। तो आपको ये इंटरेस्टिंग सी कहानी और प्लॉट ट्विस्ट कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।